जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। एयरफोर्स के एग्ज़ाम आपके काफ़ी करीब आ रहे हैं। एयरफोर्स की प्रैक्टिस के लिए हम लोग जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में हो चुके हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके आ रहे हैं। डेली आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा कि हमारे एज इट इज़ एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। उसी तरह से पेपर का पहला सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। A Carnot engine is working between the temperature range of 227 degrees Celsius and 120 degrees Celsius. If the heat absorbed by the engine is 10 to the power 4 joule, the work done by the engine is। देखो बेटा, यदि एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्स ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए थर्मोडायनामिक्स से कार्नोट इंजन का क्वेश्चन शॉर्ट आपके एग्जाम पेपर में मिलने वाला है। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती क्या है। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होती है वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द इंजन बाय द सोर्स से आपने इंजन ने कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया है, उससे आप डिवाइड करते हैं किसको, वर्क डन को। अब वर्क डन क्या होता है बेटा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स माइनस हीट गिवन टू द सिंक डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स। ये फॉर्मूला आप एफिशिएंसी के लिए लगा सकते हैं, किसकी, कार्नोट इंजन की। अब यहां पे आप देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं कि 227 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका कार्नोट इंजन वर्क कर रहा है, जो एब्जॉर्ब करता है हीट को कितना, 10 टू द पावर 4 जूल। इट मींस आपको Q1 की वैल्यू दी हुई है, वर्क डन आपसे पूछ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस 227 और 127 डिग्री सेल्सियस दिए हैं। याद रहे पहली बात तो कि कभी भी टेम्परेचर्स को डिग्री सेल्सियस में यूज नहीं करते, हमेशा टेम्परेचर को केल्विन स्केल पर यूज करते हैं। तो यदि मैं बात करूं 227 डिग्री सेल्सियस की काय के अंदर, केल्विन के अंदर, तो ये कितना केल्विन कन्वर्ट होता है बच्चों, 500 केल्विन। आपको कन्वर्जन आती होगी आई थिंक, 227 प्लस 273 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल्स टू 500 केल्विन। और दूसरा टेम्परेचर क्या है, जो सिंक का टेम्परेचर है वो 127 डिग्री सेल्सियस, जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा, 400 केल्विन के इक्वल। टेम्परेचर रेंज दे रखी है। यदि आप ईटा का फॉर्मूला लगाएं तो ईटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 बाई T1। T1 यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, T2 क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर ऑफ द सिंक। याद रहे सिंक का टेम्परेचर हमेशा लोवेस्ट टेम्परेचर होता है और सोर्स का टेम्परेचर हमेशा हाईएस्ट टेम्परेचर। यहां से यदि मैं ईटा निकालू बच्चों, तो ईटा हमारा आएगा 1 माइनस 400 बाय 500 केल्विन। यदि इसे मैं सोल्व करूं तो 500 माइनस 400 100 बाय 500, जो कि आया बच्चों कितना, 1/5। तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो कितना आ गया है कार्नोट इंजन का, 1/5। यानी कि ईटा की वैल्यू मेरे पास रिप्रेजेंट हो चुकी है 1/5। और Q1 का वैल्यू मेरे को पहले से गिवन है बच्चों। Q1 का जो वैल्यू है वो 10 टू द पावर 4 जूल है। वर्क डन आपके सामने आता है 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 2000। कितना जूल, 2000 जूल। और 2000 जूल को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। द राइट आंसर इज सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी। वर्किंग प्रोसेस क्या है, मैंने आपको बताया। ईटा का जो फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, वो होता है वर्क डन बाय हीट टेकन बाय द सोर्स। अब याद रहे इस हीट के फॉर्मूले को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ टेम्परेचर। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर के फॉर्म में। तो यहां से हम इफिशियंसी निकालते हैं और एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहां पर पुट करने पर आपको वर्क डन की वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। याद रहे टेम्परेचर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट। और हमसे बोल रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यदि आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को रीड कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि किसी गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है बच्चों, टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब यहां पे आप ध्यान दें तो आपका टेम्परेचर जो रखा गया है वो कैसा रखा गया है, कांस्टेंट। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। इट मींस आपका राइट आंसर होगा सी, रिमेन्स द सेम। मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन। रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, सबसे पहली बात तो रेजिस्टेंस जो होता है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यदि रेजिस्टेंस के डिपेंडिंग फैक्टर्स की बात करें तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है काय पर, वायर के लेंथ पर,
दूसरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है। यदि इन दोनों इक्वेशंस के एक साथ लेकर हम फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करें विच इज L बाय A, यहां पर L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है इस इक्वेशन से तो यूज होता है एक कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है मटेरियल का रेजिस्टिविटी, मटेरियल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जो हमें ये शो करता है कि मटेरियल की एबिलिटी कितनी है रजिस्ट करने की। रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं बच्चों, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच शोज द एबिलिटी टू रजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट। कोई मटेरियल कितना ज्यादा करंट को रजिस्ट करेगा या कितना कम रजिस्ट करेगा, ये जो शो करती है एबिलिटी, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी बच्चों डिपेंड होता है मटेरियल के नेचर पर। काय पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पर। तो लेंथ ऑफ द वायर से इसको अफेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटरनल प्रॉपर्टी है तो इस पे एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो लेंथ ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ द वायर, इन पे डिपेंडेंसी नहीं है। डेंसिटी ऑफ द वायर, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर कौन है, मटेरियल ऑफ द वायर। यदि आप मटेरियल ही बदल दोगे तो वायर का रजिस्ट करने का एबिलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल कंसीडर करें हम, कॉपर वायर की रजिस्टिविटी कम होगी जबकि आयरन वायर की रजिस्टिविटी ज्यादा। आयरन वायर की रजिस्टिविटी ज्यादा होने का कारण है उसका नेचर। यहां हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज रजिस्टिविटी इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या लॉजिक है इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बच्चों, Which one of the following is the dimensional formula of resistivity? इनमें से कौन सा रजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। देखो एक ही क्वेश्चन को दो बार रिपीट किया इसने। अभी हमने रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला डेवलप किया था, फॉर्मूला क्या था बच्चों, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। यहां पे रो क्या था, वायर का रेजिस्टिविटी, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो हमें वायर के रजिस्ट करने की एबिलिटी को शो करती है। यदि रेजिस्टिविटी को मैं देखूं तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा R इंटू A बाय L। अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला देना है किसका, रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सभी को आता होगा, नहीं भी आता हो तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला याद करिए। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R बराबर क्या होता है बच्चों, V बाय I। आप V का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, I का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस। लेट कंसीडर, मैं आपको एक एग्जांपल निकाल के देखाता हूं। पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL2T-2। क्या होता है वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, mL2T-2। और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों AT। क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का, AT। यदि मैं यहां से पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो वो क्या बनता हुआ दिख रहा है मेरे को, mL2T-3A-1। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना बच्चों, पोटेंशियल का। अब पोटेंशियल डिवाइडेड बाय क्या करना है हमको, करंट। पोटेंशियल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसमें यदि मैं करंट से डिवाइड कर दूं या करंट के डायमेंशनल फॉर्मूला से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा किसका, रेजिस्टेंस का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल क्या आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, M1L2T-3A-1। अब आप यदि ध्यान से देखें तो करंट के लिए जो डायमेंशन यूज किया जाता है वो A किया जाता है। क्या किया जाता है, A नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। इट मींस रेजिस्टेंस का आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया बच्चों, M1L2T-3A-2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया अभी का आपके पास, रेजिस्टेंस का। A क्या यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला L2 डिवाइडेड बाय L क्या, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L। L से एक L कैंसिल, तो यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टिविटी आपके सामने आता है विच इज M1L2T-3A-2। क्या आया बच्चों, अच्छा L2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इनमें से कौन सा मैच करता है उसे देखिएगा, M1L3T-3A-2। द राइट ऑप्शन इज A। कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला मैच कर रहा है बच्चों, A वाला। देखिए इसमें पावर पॉजिटिव है, इसमें पावर T की पावर पॉजिटिव है, और इसमें ML-3 दिया हुआ है, मतलब ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो द राइट आंसर इज A। डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक ने एक आपको एग्जाम पेपर में देखने को जरूर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा।
Kepler's third law of motion states that the time period t of a planet around the sun is directly proportional to. केपलर के प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज दिए गए थे जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, प्लैनेट्स के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, रीड करते हैं। केपलर का थर्ड जो लॉ था वो किसके बारे में था बच्चों, किसी प्लैनेट के टाइम पीरियड, मतलब वो कितनी देर में सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करता है, प्लस उसके साथ सन से उस प्लैनेट की डिस्टेंस। तो यहां से जो लॉ दिया गया था केपलर के थ्रू, वो क्या दिया गया था बेटा, कि किसी भी प्लैनेट के थ्रू लगाया गया टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है उस प्लैनेट की सन से डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लॉ होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब यहां से हमसे पूछ क्या रहा है, केवल टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनलिटी देना है मेरे को तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्या था बच्चों, 3। यदि इधर से स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें बोथ साइड रूट लगाना पड़ेगा। यदि रूट को यूज करूं मैं तो रूट की वैल्यू होती है 1/2 और 3 के साथ यदि प्रोडक्ट लगाऊं तो क्या बन जाएगा, वो आर की पावर 3/2। बस यहां पे आर की जगह क्या वर्ड यूज किया गया, ए। आप वेरिएबल को आर से शो करिए या ए से शो करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 3/2। यहां कुछ नहीं था, बस पावर्स का कैलकुलेशन करना है, आपको रीअरेंजमेंट करना है और कुछ नहीं। आपको यदि बेसिक लॉ भी पता है तो आप इजीली इसका रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज सी। क्या आएगा बच्चों इसका राइट आंसर, सी होगा, ए टू द पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। The direction of centripetal acceleration with respect to the velocity in a uniform circular motion। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मूव करे कि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विच इज ऑल्सो कॉल्ड दी स्पीड, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो बट डायरेक्शन तो हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यदि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है मतलब हर जगह पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब सर्कुलर मोशन दो तरह से हो सकता है, या तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रही होगी या फिर डायरेक्शन क्लॉकवाइज रही होगी। लेट कंसीडर, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज है। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग टू द टेंजेंट, अलोंग टू द टेंजेंट। ये डायरेक्शंस मैंने किसकी रिप्रेजेंट करी बच्चों, वेलोसिटी की। अब आपको याद हो यदि तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स टू द सेंटर काम करता है। ये हमारे सर्कुलर मोशन में सर्कल का क्या हो गया बच्चों, सेंटर। अब यदि आप हर जगह पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखोगे तो क्या मिलेगी आपको, टुवर्ड्स टू द सेंटर। क्या मिलेगी आपको, टुवर्ड्स टू दी सेंटर। और यदि इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल आपको हर बार क्या मिलता दिख रहा है, 90 डिग्री। मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बहुत बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यकीन मानिए आप हर एक क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड या आइडियल लिक्विड। सबसे पहले तो बच्चों आप एक बात पे ध्यान दो कि आइडियल लिक्विड कहते किसे हम। आइडियल लिक्विड उस लिक्विड को कहते हैं जिसकी विस्कोसिटी 0 होती है। विस्कोसिटी क्या होती है, 0 होती है, जो नॉन विस्कस होते हैं। अब विस्कोसिटी मतलब किसी लिक्विड के अंदर लगने वाला विस्कस फोर्स क्या है, 0 है। विस्कस फोर्स इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो सॉलिड के अंदर देखते हैं हम, बट एग्जैक्टली आप ऐसा नहीं कह सकते कि विस्कस फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। पर आप एक बात पे ध्यान दीजिए, जो रिजिडिटी होती है मीडियम की वो क्या होता है बेटा, शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रोडक्ट होता है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, रेशियो होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या होता है, रेशियो। पर आप एक बात पे फोकस करिए, यदि कोई आइडियल लिक्विड है आपके सामने, यदि आइडियल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में विस्कस फोर्स काम नहीं कर रहा है तो यहां पे 0 स्ट्रेन आएगा। और स्ट्रेन यदि 0 है, स्ट्रेन यदि क्या है बच्चों, 0, तो रिजिडिटी भी हमको क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट 0। रिजिडिटी 0 होने का मेन सेंस क्या है बेटा, क्योंकि यहां पर कोई विस्कस फोर्स काम नहीं कर रहा है। वर्ड्स पे फोकस करिएगा, एग्जामिनर अधिकतर आपको वर्ड्स में फंसाने की कोशिश करता है। जनरली बच्चा रिजिडिटी का फॉर्म यहाँ पे लगा सकता है, कुछ और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता है, बट आपको स्मार्ट प्ले करना है। वर्ड देखिए, आइडियल फ्लूइड बोला उसने, आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी क्या होती है, 0। इट मींस विस्कस जो फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा, 0। यदि विस्कस फोर्स 0 हो जाएगा तो रिजिडिटी भी क्या होगी मटेरियल की, 0। यहां वो मटेरियल क्या है, आइडियल लिक्विड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। What is the minimum number of forces acting on an object in a plane that can produce a zero resultant force? सबसे पहले तो जीरो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है,
ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन क्या आना चाहिए, 0। मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर बेसिकली नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हमसे बोला किसी प्लेन के अंदर, लेट कंसीडर कोई प्लेन है हमारे पास, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का मास हम कंसीडर कर लेते बच्चों m। देखो इस ऑब्जेक्ट पे लग कितने फोर्स सकते हैं, मैं मानू तो भाई मिनिमम, देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें हम, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था न्यूटन के थ्रू, कि कभी भी फोर्स सिंगल काम नहीं करेगा, हमेशा ये पेयर में एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं, पेयर में, यानी कि एक्शन हुई है किसी जगह तो रिएक्शन होगा, एक्शन हुआ है तो रिएक्शन डेफिनेटली होगा। अब यदि इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले तो मास के कारण इसका वेट किस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट एक तरह का फोर्स होता है जो कि ग्रेविटी अप्लाई करती है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स टू द प्लैनेट, टुवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट होता है। किधर होता है, टुवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। सेकंड केस यदि हम देखें तो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। अच्छा एक्शन कौन है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके कारण वेट जमीन के ऊपर क्या लगा रहा है, एक्शन, और जमीन इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या दे रहा है, एक रिएक्शन। अब यदि आप ठीक से देखो तो ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी माना हुआ है। स्टेशनरी क्यों माना है, आगे पीछे मैंने कोई फोर्स एक्ट नहीं करा है इसके ऊपर, और डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स मैंने क्या बांध ली इसके ऊपर, बराबर है। चूंकि ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है तो हमें क्या मानना पड़ा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या है, ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में क्या है, इक्वल है। अब यदि दोनों फोर्स इक्वल है तो इसके ऊपर लगने वाला एफ नेट क्या हुआ बच्चों, नेट फोर्स कैसे निकलता है, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। तो यदि एफ डब्ल्यू माइनस आर करूं मैं तो दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट होने के कारण एफ नेट क्या मिलेगा आपको, 0। और यदि एफ नेट 0 है तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। पर इसने बोला कितने मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स होने चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स तो कितने होने चाहिए, 2। लेकिन यदि एक सिंपली क्वेश्चन डालता और 2 ऑप्शन में ना हो, ये सिंपली एक क्वेश्चन दे कि भाई कितने फोर्सेस के कारण रिजल्टेंट 0 हो सकता है, तो बच्चों 4 फोर्सेस के कारण भी रिजल्टेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है, यदि इस ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरफ कराने की कोशिश करें, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ में लगाऊं, पर वो फोर्स इसके ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, तो भी ऑब्जेक्ट काय में रहेगा, स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा। जब स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा तो नेट फोर्स क्या आने वाली है, 0। बट यहां वो क्वेश्चन नहीं है, कि यहां क्वेश्चन सिंपल था। आपसे क्या क्वेश्चन था बेटा, कि कितने फोर्सेस आपको चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स जिनके कारण आपका नेट फोर्स क्या हो जाए ऑब्जेक्ट के ऊपर, 0। सो द राइट आंसर इज ए, 2 फोर्स चाहिए कम से कम जिनसे रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। देन द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी नियरली। देखो बेटे डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय पी। क्या होता है, h बाय पी, जहां h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है h बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट। और ये जो p है ये ऑब्जेक्ट का होता है मोमेंटम। क्या होता है, मोमेंटम। ये फॉर्मूला दिया गया था डी ब्रोगली की तरफ से, किसका, लैम्डा का, लैम्डा विच इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब ध्यान से देखो आप, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है विच इज मोमेंटम इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। यदि ये रिलेशन डेवलप करना हो तो कैसे कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए जल्दी से, 1/2 mv², और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। यदि यहां से मैं v की वैल्यू निकाल के किसके अंदर पुट कर देता हूं, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो 1/2 m, v की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, p²/m²। क्या मिलेगा, p², मैंने वेलोसिटी का डायरेक्ट स्क्वायर किया, m से m कैंसिल, तो आप क्या बोल सकते हो, k बराबर p²/2m। क्या बोल सकते हैं, p²/2m। यहां से यदि आप p की वैल्यू निकालोगे तो p की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, रूट ऑफ 2m इंटू k, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे आप देखिए, आपसे बोला कि डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए इनका रेशियो क्या होगा, काय का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का। काय का रेशियो बच्चों, यदि इनके काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, प्रोटॉन और किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों देखो मोमेंटम जो है p इज इक्वल्स टू, वो क्या है बच्चों, मोमेंटम p होता है रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब यदि यहाँ पे आप लेमड़ा देखें तो लेमड़ा की वैल्यू क्या है बच्चों, लेमड़ा की वैल्यू है क्या, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू 2mk। अब मैं ध्यान से देखूं यदि, तो मैं लेमड़ा प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लेमड़ा इलेक्ट्रॉन निकालता हूं। लेमड़ा प्रोटॉन क्या हो जाएगा बच्चों, मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2m
P यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, जो कि हमारे को काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की क्या दी गई है, इक्वल। अब यहाँ से यदि देखें आप तो मोमेंट प्लैंक कांस्टेंट जो कि दोनों के लिए क्या है, सेम है, डिवाइडेड बाय 2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी दोनों के लिए क्या है, सेम है। आप यदि इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या, k से k कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका जो लैम्बडा p यानी कि वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है वो कैसा दिखाई देगा बच्चों, ये मास पलटेगा, मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू द मास ऑफ प्रोटॉन। अब यदि आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 किलोग्राम, और यदि मास ऑफ प्रोटॉन यदि आपको पता हो तो आप जानते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 27 किलोग्राम। यदि आप इन दोनों मासेस का रेशियो निकालें, यदि आप मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों का रेशियो निकालें तो ये रेशियो होता है 1/1838। कितना होता है बच्चों, 1/38। लेकिन यहां पे आप देखिए जो रेशियो दिया गया है वो रूट के अंदर दिया गया है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1838 टाइम्स ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, और प्रोटॉन का मास कितने टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के, 1838 टाइम्स। और यदि इसको सोल्व करें आप तो इसको रूट के अंदर से बाहर लाने पर ये रेशियो आता है ऑलमोस्ट कितना, 1/43। क्या आता है बच्चों ये रेशियो, 1/43। सो राइट आंसर इज ए। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको पहले से इस तरह के डेटा को पहले से याद रखना पड़ता है, या याद नहीं भी हो तो आप एट ए टाइम इसको सोल्व करके देख सकते हैं। इस तरह के डेटा को आप जनरली हो सके तो याद रखिए, एटलीस्ट मास, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, इस तरह के फॉर्मूलाज प्लस मास की वैल्यूज, इन चीज़ों को आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी, एग्जाम्स में टाइम बचेगा। देखिए जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता बच्चे को क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाने के कारण क्या करता है, वो गलतियाँ करता है। यदि इस तरह की डेटा याद रखेंगे आपको तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट चीज देखिएगा, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड अ चार्ज्ड होलो स्फीयर। ध्यान दो बच्चों, आपके पास क्या है, एक होलो स्फीयर है जो चार्ज्ड है, होलो स्फीयर है लेकिन ये क्या है, चार्ज्ड है। अब एक बात बताओ, किसी होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो पर क्या पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है? यदि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ठीक से पढ़ा हो तो आप पाएंगे कि चार्ज्ड होलो स्फीयर के अंदर हर जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलती है बच्चों, सेम मिलती है, विच इज इक्वल्स टू k/r। क्या होती है, जो कि k/r। यहाँ पे k क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0, और r क्या है, स्फीयर की रेडियस। तो जहां पर E 0 है वहां जरूरी नहीं कि V भी 0 हो। कई बार क्वेश्चन क्या डालता है बच्चों, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन में डाल देता है मस्ट बी 0 या मस्ट बी अ कांस्टेंट। तो यहां पे ध्यान रखना, जहां पे E 0 हो वहां पे V भी 0 है ऐसा जरूरी नहीं है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, होलो स्फीयर। यहां पर V क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब ध्यान दो आप, Q की वैल्यू चेंज नहीं हो रही क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया, K कांस्टेंट है और R रेडियस बदलती नहीं है स्फीयर की, मतलब इसके अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट। क्या आएगा बच्चों इसका आंसर, इट इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ क्या होता है बेटा, तो बायो-सावर्ट नाम के साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए बायो-सावर्ट नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एलिमेंट प्रोसेस का यूज किया, और एलिमेंट प्रोसेस का यूज करके उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपके सामने रिप्रेजेंट किया, जो कि क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है dB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4π IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। आई थिंक आपको ये सारे के सारे वर्ड्स का जनरल मीनिंग पता होगा। यहां पे अब ऑप्शंस को मैच करें हम, तो पहला ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। बिल्कुल सही बात है, करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमसे यहाँ पे क्या बोला, नॉट करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। बिल्कुल, डीएल क्या है यहाँ पर, लेंथ एलिमेंट है, मतलब डीबी की जो वैल्यू है वो लेंथ एलिमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन पे ध्यान दें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट। देखो करंट एलिमेंट से जो डिस्टेंस है r,
उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस आपका सी ऑप्शन क्या है, गलत है। डी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखिए जो बात मैं यहां बोल रहा था वो फोर्थ ऑप्शन में इसने लिख दी ऑलरेडी, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कौन सा गलत है यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। 1, 2 और 4 यहाँ पे क्या है बेटा, सही है। ए, बी और डी यहाँ पे क्या है, सही है, बट सी क्या है यहाँ पर गलत, और हमसे गलत स्टेटमेंट सिलेक्ट करने के लिए कहा गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, एन ऑब्जेक्ट स्टैंड्स स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मिरर से कितनी दूरी पर रखा है ऑब्जेक्ट, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। ही सीज हिज इरेक्ट इमेज, वो उसका इमेज कैसा देखता है, सीधा देखता है। कैसा देखता है बच्चों, सीधा। हुज हाइट इज 1/5, इमेज की हाइट क्या आई है बच्चों, रियल हाइट का 1/5 आई है। अब यहां से सिंपली आपको हिंट मिल चुका है कि किसी मिरर ने ऑब्जेक्ट के इमेज को छोटा बनाया है। यदि ऑब्जेक्ट 5 मीटर का है तो इमेज केवल 1 मीटर का बना है। इमेज केवल कितने मीटर का बना है, यदि ऑब्जेक्ट की हाइट 5 मीटर है तो इमेज की हाइट कितनी है, 1 मीटर है। और इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कैसा है बच्चों, इरेक्ट है। अब यदि आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में पता हो तो वर्चुअल इमेजेस हमेशा कैसी होती हैं, इरेक्ट होती हैं। वर्चुअल इमेजेस हमेशा कैसी होती हैं, इरेक्ट होती है। जबकि यदि आप जानते हैं तो रियल इमेजेस हमेशा कैसी होती है बच्चों, इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड। अब मिरर्स का थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज हो आपको तो आप बता सकते हैं, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेजेस बनाता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया जाता है, और इमेज जो वर्चुअल बनती है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। कैसी बनती है, बड़ी। यहाँ पे इमेज कैसी चाहिए हमको, छोटी चाहिए, क्योंकि 1/5 ऑफ हाइट बन रहा है रियल हाइट का। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में यदि आपको फॉर्मेशन पता हो, इमेज फॉर्मेशन, तो आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में आप इमेज ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करो, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट से कम हाइट का बनता है। इट मीन सिंपली हम बता सकते हैं ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। यदि प्लेन मिरर की बात करें तो नो डाउट प्लेन मिरर भी इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, पर साइज क्या होती है प्लेन मिरर के थ्रू बनाए गए इमेजेस की, हमेशा ऑब्जेक्ट के बराबर। हमें यहां से बोला गया था इमेज की जो हाइट है वो 1/5 है किसका बच्चों, रियल हाइट का। मतलब ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। ये कौन कर सकता है, केवल कॉन्वेक्स मिरर कर सकता है। कौन कर सकता है, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल जब इंटर करता है बच्चों तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और इस मैग्नेटिक फोर्स का काम क्या होता है, उस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन बदलना। क्या करना, डायरेक्शन को चेंज करना। देखो चार्ज पार्टिकल पे तो एक और फोर्स लगता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड होता है Q × E। क्या होता है बच्चे, जिसका मैग्नीट्यूड Q × E। पर याद रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का काम होता है चार्ज को एक्सेलरेट करना। क्या करना बच्चों, चार्ज को एक्सेलरेट करना। जबकि मैग्नेटिक फोर्स का काम होता है चार्ज को क्या करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, या चार्ज के पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करना। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, QVB sin थीटा। आप एक चीज को ऑब्जर्व करिए, ये जो PYQ पेपर हम सोल्व कर रहे हैं 2018 का फर्स्ट शिफ्ट वाला, इसमें एग्जामिनर ने बहुत हद तक ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड दिए हैं। यहां से क्या सीख मिलती है हमें कि भाई एग्जाम देने के पहले जो हम लोगों को पढ़ाया गया था, हमारी क्लासेस के अंदर जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया था पढ़ाई के ऊपर, उसके जो नोट्स बने उन नोट्स को डेफिनेटली हमें रिवाइज करते रहना चाहिए। हमें फॉर्मूला हर एक चीज का आना चाहिए। यदि हमें फॉर्मूला पता है तो हम डिपेंडेंसी बता सकते हैं, फॉर्मूला पता है तो हम ये बता सकते हैं भाई कि किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर्मूला पता है तो इवन हम कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। सो फॉर्मूले की वैल्यू है बेटा, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, और न्यूमेरिकल ना भी सोल्व करना हो तो डिपेंडेंसी जैसे फैक्टर्स को बताने के लिए आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। देखिए किस किस पे डिपेंड करता है, हमसे बोला तो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल बिल्कुल डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है उस पर भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B इस पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जिन पे फोर्स की वैल्यू क्या करती है बच्चों, डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे फोर्स की वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स। इसके अंदर हमको जनरली आप देखोगे तो दो कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं। ये तो एक क्या है, वोल्टेज सोर्स है, बैटरी है।
अच्छा, बैटरी और कैपेसिटर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको, ध्यान से देखें। यदि दो पैरेलल लाइंस दिख रही है मतलब ये कैपेसिटर है, और यदि एक बड़ी और एक छोटी लाइन दिख रही है मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे एक सेल लगाया गया है। क्या लगाया गया है? सेल, जिसका पोटेंशियल कितना है बच्चों? V है। अब यदि यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये दोनों के दोनों कैपेसिटर कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस की पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अब ध्यान से बोलो, C1 की वैल्यू क्या दी आपको? C, और C2 की वैल्यू क्या दी आपको? NC। यदि C इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम दोनों जगह से C को कॉमन ले लेते हैं। यदि दोनों जगह से मैं C को कॉमन ले लूं तो क्या बच्चा बच्चों? 1 प्लस N। क्या कोई ऑप्शन है इस तरह का आपके सामने? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। ये इसका क्या हो गया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये सिस्टम का क्या हुआ बच्चों? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए, विस्कोसिटी का इससे पहले भी एक जिक्र कर चुका हूं मैंने बोला था आइडियल फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी 0 होती है, जहां विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 0। विस्कोसिटी, अब यदि यहां से देखा जाए तो भैया विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो किसी भी लिक्विड की दो लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स लगता है, यानी कि दो लेयर एक दूसरे के ऊपर जो फ्रिक्शन जनरेट करती है उसी को कहते हैं विस्कस फोर्स, और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? विस्कोसिटी। अब यदि विस्कस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो बच्चों विस्कस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है एरिया पर। विस्कस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस। यदि इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ देखें तो हम पाएंगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डीवी बाय डीएक्स। डीवी बाय क्या बच्चों? डीएक्स। जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि कहलाता है क्या? ईटा। और इस ईटा को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसकी हमें यहाँ पे जरूरत है, जिसको हमें यहाँ पे बताना है। यदि ईटा का मैं डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट बताना चाहता हूं तो ईटा का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास एफ इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए इंटू क्या बच्चों? डीवी। अब यदि यहाँ की इन सबकी यूनिट आप निकालें तो ईटा की आप ऐसा यूनिट बता सकते हैं। एफ क्या है? फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है। होता तो क्या है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ बराबर एमएस है, लेकिन उसको साइंटिस्ट न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन को रेस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पे आज भी उनकी यूनिट बोली जाती है। न्यूटन इंटू डीएक्स क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। डिवाइडेड बाय ए क्या है? एरिया। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाइड बाय वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसल आउट, सेकेंड कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। इट मींस इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा? न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कौन सा यूनिट मिल रहा है बच्चों हमें? सी वाला ऑप्शन, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्विंगिंग पेंडुलम हैज इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन। कोई स्विंगिंग पेंडुलम है, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? यदि पेंडुलम के एक्सेलरेशन की बात करें तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होगा जो पार्टिकल एसएचएम करता है। फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अब वाई क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, जिसे फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान दें यदि हम, तो वाई क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई पेंडुलम ऑस्किलेट कर रहा है तो ये उसकी कौन सी पोजीशन कहलाती है? मीन पोजीशन, जहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। अब पेंडुलम एक मैक्सिमा तक जाता है जहां उसका मैक्सिमम लिमिट होता है, उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। यदि एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एम्पलीट्यूड पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, जो कि किसके बराबर हो गया? ए के बराबर। यदि इस फॉर्मूले में मीन पोजीशन पे देखूं तो मीन पोजीशन पे y 0 रखने पर एक्सेलरेशन क्या मिलेगा मेरे को? 0। बट यदि मैं एम्पलीट्यूड पर जाकर एक्सेलरेशन की वैल्यू चेक करूं तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां मिल रहा है बच्चों हमको? जब हम एम्पलीट्यूड पे जाते हैं। एम्पलीट्यूड को एक्सट्रीम भी कहते हैं। अब देखो, यदि ये पेंडुलम इस तरफ एक्सट्रीम पर जा रहा है तो इस तरफ भी इसका एक ना एक एक्सट्रीम आया होगा, तो दोनों तरफ एक्सट्रीम पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम। मतलब मैं कह सकता हूं द बॉटम ऑफ द स्विंग, यहां पे तो मिनिमम होगा। बॉटम ऑफ द स्विंग मतलब यहां मीन पोजीशन की बात हो रही है। द टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ द स्विंग, बिल्कुल सही बात, दोनों एक्सट्रीम पर इसका क्या होगा? एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। हर एक पॉइंट पे इक्वल तो हो नहीं सकता। नो पर्टिकुलर पोजीशन, ऐसा नहीं है। एक पोजीशन ऐसी है जहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। सो द राइट आंसर इज बी। सो द राइट आंसर इज बी।
नेक्स्ट देखिए, द वेवलेंथ रेंज ऑफ माइक्रोवेव इज, ध्यान देना यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में, जरूरी नहीं कह रहा कि डिफेंस से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज को हमेशा याद रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती है बच्चों? 7 होती हैं, गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। यदि आप गामा से किसकी तरफ जा रहे हैं? रेडियो की तरफ। गामा से किसकी तरफ जा रहे हैं बच्चों? रेडियो की तरफ। तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और वेवलेंथ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है और वेवलेंथ क्या कर रहा है? इंक्रीज। यदि आप रेडियो से गामा की तरफ आ रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और वेवलेंथ क्या कर रहा है? घट रहा है। मतलब माइक्रोवेव वो वेव है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। क्या होती है? वेवलेंथ ज्यादा। अब यदि आप देखो कौन सी वेव की बात हो रही है? वेव की बात कर रहे हैं हम, किसकी? माइक्रो की। माइक्रो की वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ सीधे सीधे याद रखिए 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। सॉरी 0.1 मीटर। कहां तक बच्चों? 1 मिलीमीटर से लेकर कहां तक? 1 मीटर तक इसकी रेंज लाई करती है। मतलब हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहां पर। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स देन इट्स वेट। देखो बेटा, ये हमारी अर्थ है, ये लाइन जो पास करती है हमारे सेंटर से वो क्या कहलाती है? इक्वेटर। क्या कहलाती है? इक्वेटर। और ये हमारी अर्थ के क्या कहलाते हैं? पोल्स। अब यदि आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला होता है gm/r²। ये आर क्या होता है? डिस्टेंस होते हैं। हालांकि यदि ऑब्जेक्ट को हम सरफेस पे माने तो इसी आर को हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल आर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियस। अब आप ठीक से देखो तो हमारी अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है। हमारी अर्थ का शेप यदि एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं? यदि एग्जैक्ट स्फेयर होता तो ये दोनों तरफ की रेडियस क्या होनी चाहिए थी बच्चों? बराबर। लेकिन यदि हम बात करें तो इक्वेटोरियल रेडियस जो होती है वो पोलर रेडियस से थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी कि मैं रेडियस के फॉर्म में बोलूं तो इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 21 किलोमीटर्स का। अब जिसके लिए ये आर बड़ा है उसके लिए जी छोटा होना चाहिए। मतलब इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? कम, और पोल्स पर जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ज्यादा। अब एक बात पे ध्यान दो, वेट क्या होता है बच्चों? वेट एक टाइप का फोर्स है जो कि होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, पर यहाँ एक्सेलरेशन कौन सा यूज होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वेट कहां ज्यादा आएगा ऑब्जेक्ट का? चूंकि मास तो एक अनचेंजेबल क्वांटिटी है, आसानी से चेंज होता नहीं जब तक ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल ना करे। तो जी जहां ज्यादा होगा वहीं पे वेट ज्यादा होगा। इट मीन जी की वैल्यू कहां ज्यादा मिली हमें? पोल्स पर। तो हम कहां से कहां जा रहे हैं? इक्वेटर से किधर जा रहे हैं? पोल्स की तरफ। यानी कि जी की वैल्यू बढ़ रही होगी, और जी की वैल्यू बढ़ेगी तो रेस्पेक्टिवली आपका वेट भी क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। यदि जी की वैल्यू बढ़ रही है तो रेस्पेक्टिवली आपका वेट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिपेंड्स ऑन। अच्छा, एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी की बात हो रही है, और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एसएचएम के अंदर वो होता है 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और यदि आप टोटल एनर्जी की बात कर रहे हो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब यदि यहां से आप देखो तो ए क्या है? एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या है? ओमेगा है तो एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन इसे फ्रीक्वेंसी कहा जा सकता है, और ये दोनों फॉर्मूले के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी इन दोनों पर इसकी वैल्यू क्या करती है बच्चा? डिपेंड करती है। यदि यहाँ पे ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी अलग, मतलब फ्रीक्वेंसी अलग होता है और एम्पलीट्यूड अलग होता है, जैसे कि सी और डी ऑप्शन दिए, और डी ऑप्शन यदि कुछ ऐसा होता कि भाई नन ऑफ दीज, तो हम ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करते? एम्पलीट्यूड। कौन सा सिलेक्ट करते? एम्पलीट्यूड। बट यहां पर दोनों ऑप्शन एक साथ दिए, इसका मतलब हमें ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है? डी। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंसी है, एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंडेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, EMF ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन। अब EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि सेल की कोई इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? EMF। क्या होता है बच्चों? सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल का EMF। अच्छा देखो, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इस पे डिपेंड करता है क्या? हम कहते हैं नहीं करता। चूंकि इंटरनल प्रॉपर्टी है तो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। वैसे ही एरिया पे भी ये डिपेंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, चूंकि इंटरनल प्रॉपर्टी बच्चों, और इंटरनल प्रॉपर्टी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाती है। इट मींस राइट आंसर क्या होगा आपका? सी। क्या होगा राइट आंसर? सी। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सेल। सेल के अंदर जो आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वगैरह यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर यदि आप बड़ा घटा दें, क्या कर दे बच्चों? टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, तो डेफिनेटली उसका क्या कर जाएगा? EMF चेंज हो जाएगा। मतलब EMF काय पे डिपेंड करता है?
टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट देखिएगा, द फ्रैक्शन ऑफ अ बॉल फ्लोटिंग इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स ऑन। कोई बॉल लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, इसका फ्रैक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? क्या डेंसिटी ऑफ बॉल पे डिपेंड करेगा? डेफिनेटली, यदि डेंसिटी ज्यादा होगी तो बॉल डूब जाएगा, डेंसिटी कम होगी, मैं बात कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू द लिक्विड। यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यानी कि बॉल की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है तो बॉल डेफिनेटली डूब जाएगा। यदि बॉल की डेंसिटी लिक्विड से क्या है, कम है, तो बॉल क्या करेगा? फ्लोट करेगा। मतलब डेंसिटी ऑफ द बॉल मायने रखता है और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी मायने रखता है, मतलब पर मास बॉल का मायने यहां पर नहीं रखता। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मायने रखती है और लिक्विड की डेंसिटी भी मायने रखती है कि कितना फ्रैक्शन उसका डूबेगा, कितना फ्रैक्शन उसका तैरेगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आइडियल गैस लॉ इक्वेशन। आइडियल गैस लॉ इक्वेशन क्या होती है बच्चों? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। यहां पे आप ध्यान से देखो तो कुछ लॉज दिए गए थे, जैसे बॉयल्स लॉ। क्या दिया गया था बच्चों? बॉयल्स लॉ, जैसे चार्ल्स लॉ। इन सभी लॉज को मिलाकर ही क्या किया जाता है? आइडियल गैस इक्वेशन बनाई जाती है। जैसे गैलोसेक लॉ, क्या दिया गया था? गैलोसेक लॉ। जैसे अवोगाड्रो लॉ। ये सभी लॉ किसके अंदर काम करते हैं बच्चों? आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर काम करते हैं, अवोगाड्रोस लॉ। तो ये सारे के सारे लॉज काय के अंदर काम करते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। और यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अवोगाड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, नन, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी। ये सारे के सारे लॉ आइडियल गैस इक्वेशन के क्या है? पार्ट है। इनमें से कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो आइडियल गैस इक्वेशन का पार्ट ना हो। सो राइट आंसर इज डी। ये सभी आइडियल गैस इक्वेशन के पार्ट हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अ मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बच्चों, कोई मोटरसाइकिल है जो स्टार्ट करती है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या दिया है? 0। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। और टू अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड क्या कर लेता है अपना? 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों? 54 किलोमीटर पर आवर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 450 मीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। और हमसे को क्या बताना है? इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। अब आप ठीक से देखो, पहले तो यूनिट्स के में गड़बड़ हो रही है। डिस्टेंस दिया है मीटर में और वेलोसिटी दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो हम इस किलोमीटर पर आवर को काय में कन्वर्ट करेंगे बच्चों? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 3 = 54 एंड 5 3 = 15। मतलब ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों? 15 मीटर पर सेकंड। अब यदि आपको एक्सेलरेशन बताना है तो आप इजीली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करिए। v² = u² + 2as। v की वैल्यू क्या है बच्चों? 15। 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है? 0। 0 का स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और एस कितना दिया हमको? 450 मीटर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 225 इज इक्वल्स टू 0 का तो कोई सेंस नहीं बचा। 2 इंटू 450 इंटू क्या लिख सकता हूं बच्चों में इसे? a। 450 इंटू 2 कितना हो गया? 900। 225 डिवाइडेड बाय 900 इज इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं मैं? a। आंसर काय में आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 900 और 225 का 2 गुना होता है कितना बच्चों? 450 और 450 का 2 गुना कितना? यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1/4। कितनी आ गई? 1/4। और 1/4 को यदि मैं फ्रैक्शन से डेसिमल में लेके आऊं तो कितना आता है? 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द राइट आंसर इज सी। इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है। यकीन मानिए एक क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर या आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ मोशन का भी आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ रेनबो is due to the combined effect of all of the following properties of light except। रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को यूज नहीं करता है दिए हुए में से? देखो बेटा, रेनबो का फॉर्मेशन मतलब व्हाइट लाइट का 7 रंगों में क्या करना? बिखरना, जो कि सिंपली आपको देखा जाता है डिस्पर्जन के कारण होता है। किसके कारण होता है? डिस्पर्जन। अच्छा, इसे हिंदी में फैलाव नहीं कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। कुछ करेक्शन है यहाँ पर, ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हुआ है। वर्ण विक्षेपण। तो डिस्पर्जन के कारण रेनबो फॉर्मेशन होता है। डिस्पर्जन क्या होता है? किसी प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास करती है तो वो 7 रंगों में क्या कर जाती है बच्चों? बिखर जाती है, जिसमें सबसे नीचे कौन सा कलर होता है? वायलेट। और सबसे ऊपर कौन होता है? रेड। ये होता है इनकी वेवलेंथ के कारण। नेक्स्ट,
क्या रिफ्रैक्शन होता है? अच्छा, रेनबो फॉर्मेशन होना जब मतलब व्हाइट लाइट का पानी के अंदर से क्या करना, पास करना। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाते हो तो लाइट अपने पाथ से डेविएट होती है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन का भी यूज होता है रेनबो फॉर्मेशन में। क्या रिफ्लेक्शन का यूज होता है? डेफिनेटली। लाइट TIR करती है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे शो होता है, तो इसका भी यूज होता है। पर क्या पोलराइजेशन का यूज होता है? तो ये ऑप्शन गलत है। पोलराइजेशन का यूज रेनबो फॉर्मेशन में नहीं किया जाता, मतलब डी ऑप्शन का यूज नहीं होगा। रेनबो फॉर्मेशन के लिए कितने लॉज काम करते हैं बच्चों? 3 लॉ। पहला कौन है? डिस्पर्जन, दूसरा कौन है? रिफ्रैक्शन, और तीसरा कौन है? रिफ्लेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का। फॉर अ LCR सीरीज AC सर्किट इन रेजोनेटिंग कंडीशन विच इज ट्रू। एक LCR सर्किट है। LCR सर्किट मतलब एक सर्किट है जिसके अंदर एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर का यूज किया गया है। एक इंडक्टर है, कैपेसिटर और एक क्या है? रजिस्टर है। क्या है बच्चों? एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है और क्या है? रजिस्टर। ये रहा इंडक्टर, ये रहा कैपेसिटर और ये रहा रजिस्टर। ये तीनों का यूज करते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं LCR सर्किट। अब एक बात बताओ, रेजोनेटिंग कंडीशन बता रहा है। रेजोनेटिंग कंडीशन में मिनिमम करंट आएगा, मिनिमम इंपेडेंस आएगा, पावर लॉस मिनिमम होगा या मिनिमम पावर फैक्टर आएगा। सबसे पहले तो रेजोनेटिंग कंडीशन क्या होती है? रेजोनेटिंग कंडीशन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यदि बोले तो 1/2 पाई रूट ऑफ L इंटू सी। 1/2 पाई रूट ऑफ L इंटू सी किसकी वैल्यू है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की। और इंपेडेंस की बात करें यदि हम काय के अंदर, LCR सर्किट के अंदर, तो इंपेडेंस जो होता है वो क्या होता है बच्चों? R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का क्या? होल स्क्वायर। क्या आएगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? इंपेडेंस की। इंपेडेंस क्या होता है? एक तरह का रेजिस्टेंस होता है जो कि LCR या RC या LC सर्किट में प्रोवाइड होता है। अब हमको कंडीशन दी है कि रेजोनेटिंग कंडीशन। रेजोनेटिंग कंडीशन वो होती है जब XL और XC क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। यदि फॉर्मूले में आप ठीक से देखें, XL में से XC माइनस कर दूं तो ये तो हो गया 0, मतलब मेरा इंपेडेंस जो होगा केवल किसके बराबर आएगा? रेजिस्टेंस के बराबर। तो इस कहानी में क्या होगा बच्चों? इंपेडेंस मेरे को मिनिमम मिलेगा। इट मींस राइट ऑप्शन क्या है आपका? बी। LCR सर्किट में जब रेजोनेटिंग कंडीशन होती है तो होता क्या है बच्चों? इंपेडेंस सबसे कम होता है, इंपेडेंस मिनिमम होता है। क्यों होता है इंपेडेंस मिनिमम? रेजोनेटिंग कंडीशन में XL जो होता है किसके इक्वल होता है? XC के। और XL यदि XC के इक्वल है तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे रिजल्टेंट। यहां से क्या मिलेगा? R स्क्वायर, और R स्क्वायर का रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण इंपेडेंस किसके इक्वल आएगा? R के इक्वल। तो ये आपके 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था जो कि एयरफोर्स के अंदर PYQ दिए गए थे। इस तरह की सीरीज कंटिन्यूसली आपके सामने आते रहेंगे। 25 क्वेश्चन की डेली आपकी एक सीरीज रहेगी। अभी आपके एग्जाम के दिन काफ़ी सारे बच रहे हैं, सो हम आराम से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और यकीन मानिए इन प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा आपको एग्जाम्स के अंदर मिलेगा। बस बच्चों, जो आपके नोट्स बने, जो आपने प्रिपरेशन करी है, जितना समय आपने दिया है एग्जाम की तैयारी के लिए, उस समय का सदुपयोग करिए। जो आपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करते रहिए, फॉर्मूले पढ़ते रहिए। आपने आज की क्लास में देखा बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आए, बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आए। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़ा बहुत लॉजिक लग रहा था, जितना फॉर्मूला काम नहीं कर पा रहा था, थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे थे। सो बहुत अच्छे रिजल्ट गेन कर सकते हैं यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं। इस तरह की सीरीज आपके सामने कंटिन्यूसली आती रहेगी। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट